Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rishmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic. Halaki, it is not actually new. I have already discussed once content analysis, but I am recording it again for you people. Content एनालिसिस अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च को मैं कवर कर रही हूँ। हालांकि अभी सिर्फ एजुकेशन के जो आपका एमए का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है उसके हिसाब से कवर कर रही हूँ। इसके बाद मैं और भी बहुत सारी बातें इसमें जोड़ूंगी आपसे। तो कंटेंट एनालिसिस में पहले भी आपसे एक बार बात कर चुकी हूँ, पर ये इस क्रम में आजकल जो चल रहा है। अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था डिस्कोर्स एनालिसिस, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था थीमेटिक एनालिसिस, एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो इसको फिर से देखते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो में पिछले से कुछ ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो हम लोग क्या क्या जानेंगे इसमें? जानेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंटेंट एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास क्या है इसका, इसकी प्रकृति और विशेषताएं या गुण क्या हैं, कितने प्रकार की होती है कंटेंट एनालिसिस, कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस क्या है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, और एप्लीकेशंस इन एजुकेशनल रिसर्च क्या है, क्योंकि हमारा और आपका लेना देना एजुकेशनल रिसर्च से है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो कंटेंट एनालिसिस इज ए रिसर्च टेक्निक। ये एक अनुसंधान की प्रविधि है। किसके लिए है? फॉर द ऑब्जेक्टिव, हम वस्तुनिष्ठ तरीके से सिस्टमैटिक और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे। किसका देंगे? ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जो भी कम्युनिकेशन का कंटेंट चुना है, है ना, मैनिफेस्ट का मतलब कि जो प्रकट रूप से जो कंटेंट है कम्युनिकेशन का, उसका हम ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे कंटेंट एनालिसिस में। ये डेफिनेशन बर्नार्ड वर्ल्सन की 1952 की है। तो यहां से पता चला कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। तीन विशेषताएं उसकी, ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक है और क्वांटिटेटिव है। सिस्टमैटिक कैसे है? फॉलोज एक्सप्लिसिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। इसमें एक्सप्लिसिट रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे है? इसमें सब्जेक्टिव बायस कम से कम आता है थ्रू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, क्योंकि जनरली हम कैटेगरीज को प्री डिफाइंड यानी कि पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं। और क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव कंटेंट को मेजरेबल डेटा में कन्वर्ट करता है ना। ये एक नया ट्विस्ट है कि क्वालिटेटिव को एक तरीके से ये क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। देन अगर इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो 1900 के दशक में अर्ली न्यूज़पेपर एनालिसिस जब यूएसए में चल रही थी प्रोपेगेंडा डिटेक्शन के लिए, उसमें ये इस्तेमाल किया गया। फिर 1940 में हेरोल्ड लेसवेल ने इसको यूज किया वॉर टाइम कम्युनिकेशन के लिए। 1952 जिसमें भी आपकी डेफिनेशन हमने पढ़ी इनकी, बर्लेसन की लैंडमार्क बुक थी जिसने फॉर्मलाइज किया ये मेथड को। फिर 1960 के दशक में ये एक्सटेंड होकर सोशल साइंसेज, लिंग्विस्टिक्स और एजुकेशन तक आ गई। 1980 के दशक में क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इमर्जेस एज एन अल्टरनेटिव, और 2000 में अब कंप्यूटर असिस्टेड और डिजिटल कंटेंट एनालिसिस भी डेवलप हो चुकी है। देन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपीरिकल है, ऑब्जर्वेबल डेटा पर बेस है, ना कि आपके स्पेकुलेशन या ओपिनियन पे। मतलब बस हमने सोच लिया है, हमारी राय है, ऐसा नहीं। जो दिख रहा है डेटा, ऑब्जर्वेबल डेटा, उस पर आधारित है। रेप्लीकेबल है, ये इसकी खासियत है। जहां तक कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस रेप्लीकेबल नहीं होती है, पर ये एनालिसिस रेप्लीकेबल है। कोई भी रिसर्चर आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके रिपीट कर सकता है स्टडी और रिजल्ट। देन आई एम सो सॉरी, जब बोलने लगो तो यॉर्निंग आने लगती है, अभी नहीं आ रही थी। और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा पर अप्लाई की जा सकती है। नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, डेटा इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हमको उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें सिर्फ उसकी एनालिसिस करनी है। और अनऑब्ट्रूसिव भी है, यानी कि एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट्स विदाउट इंटरेक्टिंग विद पार्टिसिपेंट। हमें पार्टिसिपेंट से बात ही नहीं करनी है, हमको तो डेटा मिल गया है, इंटरव्यू का डेटा, न्यूज़पेपर का डेटा, पॉलिसी का डेटा, मैगजीन का डेटा, कहीं का भी डेटा, वो डेटा है हमारे पास, हमें डेटा से बात करनी है और हमें किसी से बात नहीं करनी। और साइंटिफिक भी है, क्योंकि इसमें आप साइंटिफिक रिगर, कोडिंग, कैटेगरी, हाइपोथेसिस सब फॉलो कर रहे हैं। देन टाइप्स की बात करें अगर कंटेंट एनालिसिस की, तो तीन तरीके की है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है और कंसेप्चुअल एनालिसिस है ना। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, कंटेंट हमारे पास है,
विषय वस्तु हमारे पास है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसका विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे जब क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि काउंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स या थीम्स। जैसे कि हमने देख लिया कि किसी टेक्स्ट बुक में, किसी पॉलिसी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है ना वर्ड फ्रीक्वेंसी इन टेक्स्ट बुक। मान लीजिए हमने यही देख लिया कि टेक्स्ट बुक में जेंडर शब्द कितनी बार आया है, तो हमने यही यही हमारी कंटेंट एनालिसिस हो गई। ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव है कि बस हमको ये गिनना है कि कितनी बार आया, 100 बार, 150 बार, 250 बार, 275 बार, कितनी बार आया। काउंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, थीम्स भी हो सकती है कि ये थीम कितनी बार आई है या ये पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है, जनरलाइजेबल होता है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ वर्ड गिन रहे हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में हम यहाँ मीनिंग और कंटेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। हम मतलब सिर्फ गिन नहीं रहे, हम उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। हम थीम्स और पैटर्न्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये थीम कितनी बार है, ये पैटर्न कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है और इन डेप्थ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट टू आइडेंटिफाई थीम्स एंड मीनिंग्स। जब हम किसी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कौन सी थीम है, क्या उसका मीनिंग है, तो एक्चुअली हम क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ही कर रहे होते हैं। और कंसेप्चुअल एनालिसिस, इसमें हम बस ये देखते हैं, फोकस ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट की प्रेजेंस है कि नहीं। आइडेंटिफाइज अकरेंस एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कितनी बार आया, कितनी बारंबारता है उसकी। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इन पॉलिसी डॉक्स है ना, तो ये मिलता जुलता क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस से इसलिए है कि ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो जब क्वांटिटेटिव हो जाएगा तो कंसेप्चुअल एनालिसिस क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस हो जाएगी, है ना। तो इसमें हम बस यही देख रहे हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इक्विटी कंसेप्ट कितनी बार आया, उसकी प्रेजेंस है कि नहीं है, वो आया कितनी बार, है ना। और जब उसके अर्थ के संदर्भ में देखेंगे तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। फिर स्टेप्स कौन से फॉलो किए जाते हैं कंटेंट एनालिसिस में। सबसे पहला है फॉर्म्युलेट रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हमको हमारे पास कोई अनुसंधान प्रश्न, समस्या होनी चाहिए, तब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस बनाएंगे। फिर हम सैंपल चुनेंगे, तो सैंपल हमारा यहाँ क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई मीडिया होगा। फिर हम कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, एग्जॉस्टिव कोडिंग कैटेगरीज के। अच्छा, इस कैटेगरी में हमको मैटर ढूंढना है। फिर हम उसकी कोडिंग करेंगे। असाइन यूनिट्स ऑफ कंटेंट टू अप्रोप्रिएट कैटेगरी सिस्टमेटिकली, यानी कि हमारी कैटेगरी बनी हुई है, उसमें हम कंटेंट डालेंगे कि अच्छा ये कंटेंट इस कैटेगरी में जाएगा, ये कंटेंट इस कैटेगरी में जाएगा। इस तरह हम उसकी कोडिंग करेंगे। फिर हम डेटा एनालिसिस करेंगे, क्वांटिफाई एंड इंटरप्रेट द कोडेड डेटा स्टैटिस्टिकली, क्योंकि हमको इसमें अकरेंस, फ्रीक्वेंसी, नंबर, तो ये क्वांटिटेटिव है, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, भले वो सिंपल परसेंटेज ही हो। फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे, इन्फर फाइंडिंग्स एंड रिलेट देम टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चन से संबद्ध करेंगे कि हम क्या प्रश्न लेकर चले थे और हमें क्या मिला है। ओके, अब यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, ये कि हम किस, मतलब कि हमारी इकाई क्या है विश्लेषण की, ये देखना है इसमें। यूनिट्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स कोडेड एंड काउंटेड इन कंटेंट एनालिसिस, यानी कि किसी भी विषय वस्तु विश्लेषण में ये आप छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप कोड करते हैं या काउंट करते हैं। तो ये वर्ड या सिंबल हो सकती है, जैसे हम लोगों ने बात की कि जेंडर की बात की, उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेक्स्ट में डेमोक्रेसी कितनी बार आया है। तो ये मोस्ट प्रिसाइज यूनिट है, हमने कोई वर्ड ले लिया, कोई सिंबल ले लिया, वो कितनी बार आया ये देखना है। या हम थीम देख सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट या कोई विचार कितनी बार आया है ऑफ एन सेंटेंस और पैराग्राफ। जैसे आइडेंटिफाइंग थीम्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जैसे हम देख रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी की थीम कितनी बार आई है उस कंटेंट में, जो कंटेंट आपको मिला है विश्लेषण करने के लिए। देन आप कैरेक्टर भी देख सकते हैं कि ये पर्सन और कैरेक्टर डिस्क्राइब इन टेक्स्ट, जैसे रोल ऑफ विमेन इन टेक्स्ट बुक स्टोरीज, यानी कि टेक्स्ट बुक स्टोरी में विमेन की भूमिका कितनी बार आई है, तो कैरेक्टर हो गया। वर्ड डेमोक्रेसी, थीम जेंडर इक्वालिटी, कैरेक्टर विमेन, यानी कि ये सब इकाइयां हैं। आपको इकाई पहले तय करनी होती है कि किस इकाई का विश्लेषण करने जा रहे हैं। फिर आप सेंटेंस और पैराग्राफ भी इकाई हो सकती है कि एंटायर सेंटेंस और पैराग्राफ एज वन यूनिट, है ना। कि जैसे ये देखें कि एनालाइजिंग टोन इन एकेडमिक जर्नल्स, यानी कि एकेडमिक जर्नल में वो टोन है कि नहीं, वो सेंटेंस कितनी बार है, वो पैराग्राफ कितनी बार है। या आइटम हो सकता है हमारी यूनिट एनालिसिस का, जैसे होल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या ब्रॉडकास्ट, जैसे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ऑन एजुकेशन पॉलिसी। आप यही देख लीजिए कि कितने न्यूज़पेपर आते हैं एजुकेशन पॉलिसी पे, तो ये आपका हो जाएगा होल डॉक्यूमेंट को हमने आइटम मान लिया है। या स्पेस और टाइम भी हो सकता है, जैसे फिजिकल स्पेस इन प्रिंट और ड्यूरेशन इन ब्रॉडकास्ट, यानी कि
कितनी बार, फिजिकल स्पेस मतलब और टाइम का मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद वो काम हो रहा है, या कितनी दूरी है उसमें। दूरी इन द सेंस स्पेस कितना है, कि मंथली निकलता है, कि एनुअल निकलता है, कि छमाही निकलता है, कि तिमाही निकलता है, इस तरह से। जैसे मिनट्स ऑफ एयर टाइम डिवोटेड टू एजुकेशनल इश्यूज इन टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट, यानी कि टीवी की जो न्यूज आती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है, उसमें कितने मिनट जो एयर टाइम है वो एजुकेशनल इश्यूज पे डिवोट किया गया, तो ये टाइम आ जाएगा। कितनी बार आया, तो ये सब आपकी यूनिट्स ऑफ एनालिसिस है। वर्ड देख रहे हैं, कि थीम देख रहे हैं, कि कोई कैरेक्टर का स्टडी हो रहा है, कि सेंटेंस या पैराग्राफ है, या पूरे डॉक्यूमेंट कोई आइटम बना लिया है, या स्पेस का मतलब कितना अंतराल है उसमें, और टाइम वाइज कितना अंतराल है, और स्पेस वाइज कितना अंतराल है, ये देखना है। फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लीजिए, कि अनऑब्ट्रूसिव है, इसमें पार्टिसिपेंट से कोई डिस्टरबेंस हम नहीं कर रहे हैं किसी को। हम हिस्टोरिकल डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को भी प्रोसेस किया जा सकता है, ये रेप्लिकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि हम बता देंगे कि हमारी यूनिट ये थी भाई, इतनी बार आया ये शब्द, इसके ये मायने थे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है कंपेयर टू सर्वेज, इसमें खर्चा कोई विशेष है नहीं। लिमिटेशंस इसकी क्या है, कि केवल रिकॉर्डेड और अवेलेबल डॉक्यूमेंट की ही हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, कंटेंट तो होना चाहिए आपके पास। ये सब्जेक्टिव और बायस भी हो सकती है। इसमें कॉजेज और मोटिव हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ बताएंगे कितनी बार है, कितनी बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी अकरेंस कितनी है। टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हैं तो। और मे मिस लेटेंट मीनिंग्स, हो सकता है कि जो छुपा हुआ अर्थ है उसको हम मिस कर जाएं, ये पूरी तरह संभव है। देन एप्लीकेशंस इन एजुकेशनल रिसर्च देखिए, तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस हो सकती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की स्टडी हो सकती है, टीचर टॉक की एनालिसिस हो सकती है, कि टीचर कैसे बात करता है, क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, कितनी बार शाबाशी देता है, कितनी बार डांटता है ना। मीडिया या डिजिटल कंटेंट की भी एनालिसिस हो सकती है। स्टूडेंट राइटिंग की एनालिसिस करिए, कि वो किस कॉग्निटिव लेवल का लिख रहा है, क्रिएटिविटी है कि नहीं, मिसकंसेप्शंस कितने हैं उसके राइटअप में। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की भी हो सकती है, कोई पुराना एग्जामिनेशन पेपर है उन्हीं की कंटेंट एनालिसिस कर डालिए, एनुअल रिपोर्ट्स की करिए, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स की करिए एजुकेशनल हिस्ट्री में। तो ये सब इसके शैक्षिक अनुसंधान के अनुप्रयोग हैं। देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन कंटेंट एनालिसिस, कैसे इसकी वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। तो रिलायबिलिटी ये है कि कंसिस्टेंसी इन कोडिंग ओवर टाइम इन क्रॉस कोडर्स, कि भाई हम भी करें फिर थोड़ी देर बाद फिर हम करें, या हम किसी और से कराएं, तो अगर वही कोड निकल के आ रहे हैं इसका मतलब रिलायबल है। इंटर कोडर रिलायबिलिटी, यानी कि टू कोडर्स प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, अगर मैं कोड कर रही हूँ आप कोड कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब रिलायबल है। इंट्रा कोडर रिलायबिलिटी, यानी कि मैं कोड करूं फिर थोड़े दिनों बाद फिर मैं कोड करूं तब भी कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इंट्रा कोडर रिलायबिलिटी भी है। मेजर्ड बाई कोहेंस काप्पा परसेंटेज एग्रीमेंट, और इसने कहा कि काप्पा का अगर जो मान है वो 0.80 से ज्यादा है तो आप इसको एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। वैलिडिटी क्या होगी, कि वेदर दी कैटेगरीज एक्यूरेटली मेजर दी कंसेप्ट, की जो कैटेगरीज निकल के आ रही हैं क्या वो एक्चुअली कंसेप्ट को मेजर कर रही हैं। फेस वैलिडिटी, आपको जो कैटेगरीज हैं लॉजिकल और अप्रोप्रिएट दिख रही हैं कि नहीं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये उसके जो भी आपने निकाली हैं कोड्स वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अलाइन हैं कि नहीं, मतलब संरेखित हैं कि नहीं, मतलब वही बात लगभग कर रहे हैं कि नहीं। सैम्पलिंग वैलिडिटी, सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन वेल। सीमेंटिक वैलिडिटी, कैटेगरीज रिफ्लेक्ट एक्चुअल मीनिंग। तो इतने प्रकार का अगर आप उसमें बातचीत है निकल के आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वैलिड है। इसमें फेस वैलिडिटी भी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी है, अगर मान लीजिए आपने कोई कंटेंट एनालिसिस की है, सैम्पलिंग वैलिडिटी भी है, सीमेंटिक वैलिडिटी भी है, तो कहिए कि हाँ वैलिड है ये। और रिलायबिलिटी का तरीका बता ही दिया। देन इसका कंपैरिजन आप अदर रिसर्च मेथड से कर लीजिए। देखिए डेटा सोर्स कंटेंट एनालिसिस में क्या है, डॉक्यूमेंट है, जबकि सर्वे में क्या है, क्वेश्चनेयर है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, बिहेवियर है। और इंटरव्यू में क्या है, जो बोले गए शब्द हैं। इंटरैक्शन, यहाँ हम किसी को इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में हम डायरेक्ट इंटरैक्शन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में मे बी डायरेक्ट, और इंटरव्यू में भी डायरेक्ट कर रहे हैं। टाइम पीरियड इसका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन सर्वे हमेशा प्रेजेंट होगा, ऑब्जर्वेशन भी प्रेजेंट होगा, इंटरव्यू भी प्रेजेंट होगा। सब्जेक्टिविटी इसकी लो टू मॉडरेट है, मतलब कम है, मध्यम लेवल की भी हो सकती है। सर्वे में भी सब्जेक्टिविटी लो है, ऑब्जर्वेशन में मॉडरेट है, पर इंटरव्यू में हाई है, क्योंकि सब कुछ हमारे बातचीत पे ही डिपेंड है। कॉस्ट इसकी बहुत लो है, करना है इसमें ज्यादा खर्चा कुछ है नहीं। सर्वे में मॉडरेट है, ऑब्जर्वेशन में हाई है, इंटरव्यू में भी हाई है, क्योंकि 1 to 1 बात करनी है आपको। इसमें लार्ज सैंपल पे हो सकता है, यस। सर्वे भी लार्ज सैंपल पे हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन लार्ज सैंपल पे बहुत मुश्किल है, और इंटरव्यू भी बहुत बड़े सैंपल का नहीं ले सकते आप। तो ये अदर रिसर्च मेथड से इसका कंपैरिजन है।
की टेकअवेज लिख लीजिए कि कंटेंट एनालिसिस एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें आप किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन की एनालिसिस कर सकते हैं। वो चाहे टीचर टॉक हो, चाहे मीडिया टेक्स्ट हो, चाहे डिजिटल टेक्स्ट हो, चाहे स्टूडेंट राइटिंग हो, चाहे पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, चाहे न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स हो, कुछ भी हो। इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था। हम सिर्फ यही गिन के बता दें कि शब्द कितनी बार आया तो क्वांटिटेटिव, लेकिन हम ये बताएं कि शब्द के मायने क्या थे तो वो क्वालिटेटिव। की स्टेप्स इसके क्या होंगे कि पहले प्रॉब्लम होगा, फिर आप सैंपल चुनिए, सैंपल के बाद कैटेगरी चुनिए, कैटेगरी के बाद कोड बनाइए, कोड के बाद एनालिसिस करिए और एनालिसिस के बाद उसका कंक्लूजन निकालिए। यूनिट ऑफ एनालिसिस में वर्ड भी हो सकती है, थीम भी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, आइटम हो सकता है, स्पेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिलायबिलिटी इंटर कोडर हो सकती है, इंट्रा कोडर हो सकती है, और वैलिडिटी मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर क्रेडिबल रिजल्ट्स। आपको दिखाना होगा कि इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि जो रिजल्ट है वो क्रेडिबल है और वाइडली एप्लीकेबल है एजुकेशन के में, जैसे कि टेक्स्ट बुक में, पॉलिसी में, क्लासरूम डिस्कोर्स में और मीडिया में बहुत पॉपुलर है। देन आपका रेफरेंसेस और फर्दर रीडिंग, यही वाली किताब का आपको डेफिनेशन दी गई थी, कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च, फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क से पब्लिश है। ओके, सो थैंक यू। और कंटेंट एनालिसिस में पहले भी कवर कर चुकी थी, मैंने दोबारा भी कवर कर लिया, आपसे जरूरत पड़ेगी दोबारा भी कवर करूंगी। और अब मेरे पास एनालिसिस में बच गया है चौथा टाइप जो कि क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस है, और फिर उसके बाद में चारों प्रकार की एनालिसिस का कंपैरिजन भी आपसे शेयर करूंगी। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।